कक्षा 6 एवं 7वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण का पहला पाठ तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पाठ हमारा जो स्टार्ट है वह है वर्ण विचार। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे और जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझेंगे। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी, ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ना है कमल यानी कमल। अब ये कमल शब्द आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इनके यदि हम टुकड़े करें या वर्ण विच्छेद करें तो वो इस प्रकार से होगा। क या हलंत लगाना है प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इस प्रकार आप बोर्ड पर आप देख रहे हैं, इसमें कुल कितनी ध्वनियाँ होगी? 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 ध्वनियाँ होगी। इसी प्रकार से हम अगला शब्द लेते हैं गुलाब। गुलाब, इसमें अब आपको देखना है, सबसे पहले ग प्लस या धन भी बोल सकते हैं, उ धन, ल धन, आ धन, ब धन, अ। हाँ तो देखिए, इसमें कुल कितनी ध्वनियाँ हैं गिनना है। 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें भी आपको 6 ध्वनियाँ देखने को मिलेगी। वैसे अलग अलग शब्द होते हैं और प्रत्येक अलग अलग शब्द में अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। तो आप ये भी देखेंगे, ये जो हमने यहाँ पर ये क्या है, इनके खंड किए यानी टुकड़े किए हैं, लेकिन अगर हम इनके और टुकड़े करना चाहें तो टुकड़े नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ देखना है, इनके तो टुकड़े कर सकते हैं लेकिन ये जो हैं इनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो अब आपको समझना है कि वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। तो हाँ, अब आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा वर्ण की परिभाषा भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते
नहीं किए जा सकते और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, ये परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे। एक बार फिर वर्ण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। और आप उदाहरण तो ये देख रहे हैं, ये जो ध्वनियाँ हैं इनके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, इस कारण ये क्या है, ये वर्ण। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण की परिभाषा तो होगी, इसके बाद में वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपको वर्णमाला की परिभाषा लिखवा दी। अब वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला कौन कौन सी हैं वो हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो है यहाँ से लेकर औ तक, ये क्या है, स्वर है। यानी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो हिंदी में ये स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए आगे, अंग, अह, ये अयोगवा है। इनको क्या बोलते हैं? अयोगवा। फिर इसके बाद में व्यंजन, इनको भी क्रम से लिखना है। क, ख, ग, घ, ng,
ये क वर्ग, उसके बाद में च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये है ट वर्ग। उसके बाद में त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग। उसके बाद में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये है प वर्ग। तो हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, या क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसके बाद भी हम पढ़ेंगे अगला य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। याद रखना है आप सभी विद्यार्थियों को, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और साथ साथ में लिखते भी जाना है। और यहाँ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये आप याद रखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी। और साथ में ये भी ध्यान देना है एक बार फिर से, यहाँ से लेकर यानी का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद में अगला श, श, स, ह, ये उष्म व्यंजन है। क्या बोलते हैं इनको? उष्म व्यंजन बोलेंगे। याद रखना है, उष्म व्यंजन। उसके बाद में है क्ष, त्र, य, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो व्यंजन है दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मैंने यहाँ तक लिखा है, अब इसके नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में ये वाली जो पंक्तियाँ हैं उसके नीचे लिखेंगे ताकि वो क्रम से रहें। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो वर्ण हम लिख रहे हैं वो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होने चाहिए। अब यहाँ हमने ये संयुक्त व्यंजन लिख दिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ये क्ष है वो क प्लस श से मिलकर बना है, क प्लस श से मिलकर बना है क्ष। और ये त्र त प्लस र से मिलकर बना है त्र। और ये ज प्लस य से मिलकर बना है। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे
और ये स्र, स्र है वो श प्लस र से मिलकर बना है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अक्ष है वो दो व्यंजनों से मिलकर बना है, क प्लस श। त्र त प्लस र से मिलकर बना है। य ज प्लस ञ से मिलकर बना है, जिसको हम ज्य भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो प्रचलित हिंदी है इसमें इसको ज ही पढ़ा जाता है। श्र श प्लस र से मिलकर बना है। तो ये हो गए वर्णमाला। उसके बाद में अंतिम और रहे हैं, ये है इनको बोलते हैं अतिरिक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वर्ण की परिभाषा, वर्ण विच्छेद, वर्णमाला की परिभाषा और वर्णों के जो भेद है क वर्ग, च वर्ग, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है, याद करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला स्वर, स्वर में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? 11 स्वर हैं। उसके बाद में अंग अह, ये अयोगवा है। फिर दूसरा भेद है व्यंजन। लेकिन व्यंजन पढ़ने से पहले हम ये स्वर के अन्य भेद हैं वो पढ़ेंगे। स्वर के भी पहला भेद है हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वर में 4 स्वर हैं, जो कि आपको बता देता हूँ। अ, ई, उ और री, ये 4 है वो हरिस्व स्वर है। उसके बाद में दीर्घ स्वर, दूसरा भेद, स्वर का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्वर है वो दीर्घ स्वर। उसके बाद में है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसमें हम बोलते हैं ओ, इस प्रकार से हम अगर लिखते हैं, यानी ओ को थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, 3 बार बोलना पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं हिंदी में, और यहाँ पर तो ये प्लुत स्वर होता है। तो देखिए, हरिस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में हरिस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें हरिस्व दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में हरिस्व एवं दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है, उनको कहते हैं प्लुत स्वर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको वर्णमाला का जो भेद है, स्वर के 3 भेद बता दिए। उसके बाद में है व्यंजन। व्यंजन पहले तो किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी व्यंजन ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोली जाती, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हम जैसे क बोलेंगे तो क में
अ मिला हुआ है, तो इसमें अ है वो क्या है, स्वर है, यानी क प्लस अ मिल करके बनाए क। तो व्यंजन हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते, जबकि स्वर हैं वो हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। तो ये हो गया व्यंजन। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि व्यंजनों की व्यंजन कितने हैं, हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं, तो आपको गिनना है, ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह ह तक जो है वो क्या है, हिंदी भाषा में व्यंजन है। तो इस प्रकार यदि आपको पूछा जाए कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 33। इसके अलावा आप कहेंगे तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन के रूप में गिना जाता है। बाकी वाले जो यहाँ तक है वो सारे व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है, यानी 33। अब हिंदी भाषा में कुल वर्णमाला कितनी है, तो बताएंगे 11 प्लस 33 यानी कितने हो गए, 44। तो आप ये भी याद रखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं मात्राओं की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपने लिख लिया होगा और लिखने के बाद में याद भी करना है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, अब मात्राएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मात्रा का अर्थ होता है व्यंजन के साथ मिलित स्वर। मात्रा का अर्थ क्या होता है, व्यंजन के साथ मिलित स्वर, यानी जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ में हम मात्राएं लगाते हैं तो उनकी जो ध्वनि है वो परिवर्तित हो जाती है, उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम मात्राएं लगा करके पढ़ते हैं। मात्राओं में देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा नहीं होती। आ, ये आ की मात्रा है। ई की मात्रा, उसके बाद में ई, ये बड़ी ई की मात्रा है। ऊ यानी छोटा ऊ की मात्रा, ऊ बड़ा ऊ की मात्रा। री की मात्रा। ए
ए की मात्रा, आई, आई की मात्रा, ओ, ओ की मात्रा, औ, औ की मात्रा। अब इन मात्राओं से बनने वाले कुछ शब्द हैं वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पर इससे बनने वाला शब्द जैसे ले लेते हैं हम कमल। ठीक है, अब कमल में यहाँ की मात्रा नहीं लगी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगला शब्द लेते हैं आ की मात्रा वाला, जैसे राजा। ये आ की मात्रा लगी है राजा, यहाँ छोटी की मात्रा लगा के शब्द बनाते हैं। छोटी की मात्रा लगाई यहाँ पर क था, लेकिन छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन गया की, और इस सा के पास में आ की मात्रा तो सा और न किसान। अब यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, जैसे यहाँ आ की मात्रा, प के पास में आ की मात्रा, फिर बड़े की मात्रा। अब इसको क्या पढ़ेंगे पानी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है उ, और ये है छोटा उ मात्रा, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा उ की मात्रा लगाएंगे क के नीचे तो क्या बन जाएगा टू, टू ल। यहाँ पर ये है बड़ा उ, बड़ा उ की मात्रा यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि फ, लेकिन इसके नीचे बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे तो फू हो जाएगा, और ल तो क्या पढ़ेंगे इसको फूल। फिर उसके बाद में ये री और री की मात्रा, ये क लिखा, इसके नीचे री की मात्रा, और यहाँ श क कृषक। उसके बाद में ए की मात्रा लगाएंगे, क लिखा, यहाँ ए की मात्रा लगाई के श, ये क्या है आई की मात्रा, अ लिखा, यहाँ आई की मात्रा लगाई, और इसको पढ़ेंगे सा के पास में आ की मात्रा, और क्या पढ़ेंगे पैसा। ये क्या है ओ, और ओ की मात्रा, ओ लिखा, ओ श, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा शब्द हम अगर लिखना चाहें तो वो इस प्रकार से ओ की मात्रा लगा करके दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन। मोहन, ये ओ की मात्रा लगी, म के पास में ओ की मात्रा, ह न मोहन। उसके बाद में है औ, औ की मात्रा, औ, औ की मात्रा यहाँ लगाएंगे, जैसे क के पास में औ की मात्रा, और यहाँ पर न तो कौ। ठीक है, इस प्रकार से हम मात्राओं को लगा करके शब्द बनाते हैं। तो हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक वर्ण विचार, इसके संबंध में मात्राओं तक हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में अगला जो है व्यंजन के भेद, वो हम अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय पढ़ेंगे। तो ये आपकी कक्षा 6 एवं 7वीं के विद्यार्थियों का जो कॉमन टॉपिक था, पाठ जो दूसरा है वो कक्षा 7वीं के लिए भी वर्ण विचार है, और कक्षा 6ठी के लिए भी वर्ण विचार है। इसलिए मैंने दोनों कक्षाओं के लिए इस पाठ को एक वीडियो बना करके, सिर्फ एक ही वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक समझाया है, और शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया है
तो इस वीडियो को एक बार फिर देखें, समझें तथा आज का जो कक्षा कार्य एवं गृह कार्य मीट्स योर पेरेंट ऐप में देखेंगे और उसमें से देख करके निर्धारित समय पर पूर्ण करके सबमिट करना है। धन्यवाद।